आप सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस महायुद्ध में मेरा साथ दें। आरी के चुनाव चिन्ह पर आप वोट देकर इस दमनकारी परिवारवाद की राजनीति का समापन करें इस विधान। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मैं हूं आज बरौली विधानसभा क्षेत्र के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी जी से। और आप हैं हेमंत सिंह चौहान जी। चौहान साहब, आपका स्वागत है और आप थोड़ा सा अपना मुझे परिचय दे दें श्रोताओं को, दर्शकों को जी। नमस्कार, मैं ठाकुर हेमंत सिंह चौहान हूँ। मेरा मूल गांव बामोती है, खैर तहसील में, और मैं पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म के तले बरौली विधानसभा में आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित रहा हूँ। देश की जी ही नहीं बल्कि विश्व की टॉप 1 पार्टी के लगभग 1 दशक से काम कर रहे थे। जी ऐसा जी। क्या हुआ जो आपका मोह भंग हो गया और आप जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जी जी। में पहुंच गए? भाई साहब देखिए, इस विधानसभा में मैं पिछले 8 से 10 वर्षों से कार्यरत था। पिछली बार भी मैंने चुनाव की बहुत अच्छी तैयारी करी थी। मैंने पूरी तन मन धन अंतरात्मा से पार्टी को हमने यहाँ पर खड़ा करने का कार्य किया। यहाँ पर भाजपा की यदि आप 2012 में स्थिति देखें तो लगभग 4,500-5 हज़ार वोट आए थे। 2007 में भी लगभग स्थिति यही थी। 2014 से जब हमने पार्टी का यहाँ पे झंडा उठाया, हमने संगठन को यहाँ पर खड़ा किया, अपने खून पसीने की कमाई से हमने भाजपा को इस स्थिति में लाके रख दिया यहाँ पर। जी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी में ज्वाइन करने का हमने इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पर हम पार्टी मान सम्मान देती है। पार्टी यहाँ पे कर्मठता देखती है कि आप कितने योग्य हैं, और आम जनमानस के मनोभाव के अनुसार पार्टी ने यहाँ पर टिकट डिसाइड करी है। इससे पहले मैं भाजपा में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत था। यदि 2012-2007 की आप यहाँ पे बात करें तो भाजपा की स्थिति 4-4.5 हज़ार 5 हज़ार वोट केवल इतने ही आए थे। 2014 में मैंने, मेरी ही तरह और भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने मिल के पार्टी को, संगठन को यहाँ पे धरातल पे खड़ा करने का काम किया। जब 2014 में सबसे पहली बार बरौली में मैंने पार्टी का झंडा उठाया तो लोग यहाँ पे पार्टी का झंडा उठाने से डरते थे। हमने ऐसी स्थितियों में यहाँ पर काम किया। लोग डरते थे कि कहीं हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे न लग जाएं। उन स्थितियों में हमने पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया। मैंने ही, मेरे साथ में और भी कई सारे प्रत्याशी थे जो भी लोग टिकट मांग रहे थे। किंतु 2017 में अंत समय में पार्टी ने ठाकुर दलबीर सिंह जी, आदरणीय ठाकुर दलबीर सिंह जी को पार्टी में ज्वाइन कराया। तो हमने उस निर्णय का सम्मान किया। हमने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पार्टी को हमसे बेहतर पता होगा। हमने दलबीर सिंह जी को यहाँ पे चुनाव लड़ाया। इसके अलावा पूरे अलीगढ़ जनपद में जितने भी लोगों को टिकट मिली थी, हमने सबको तन मन धन से चुनाव लड़ाया। उसके बाद में पिछले 5 वर्षों से पुनः मैं पार्टी के कार्य में लग गया। मैं यहाँ पे कार्य करता रहा, किंतु इस बार आम जनमानस की भावना के विरुद्ध जाके पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी जिसने 2017 में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो पिछले 1 दशक से केवल और केवल भाजपा को हराने का जिसने हर जगह कार्य किया। उस व्यक्ति को आम कार्यकर्ता के ऊपर वरीयता दी गई। मुझे टिकट नहीं मिलती, कोई बात नहीं, किसी भी संगठन के कार्यकर्ता को मिलती। हमारे गौरव शर्मा जी हैं, राजा गभाना है, अभिमन्यु जी, अजय ठाकुर हैं, किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलती तो मैं तन मन धन पूरे तरीके से उनके साथ में खड़ा रहता। किंतु ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई जो केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं। ठाकुर जयवीर सिंह जी, उन्होंने पिछले, जब से वो राजनीति में यहाँ पे स्थापित हैं, उन्होंने केवल और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया। अपनी पत्नी को सांसद बनाया, अपने भतीजे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया, ब्लॉक प्रमुख बनवाया। उनके भतीजे के सामने हमारे एक डॉक्टर साहब हैं कासिमपुर में, उन्होंने ब्लॉक प्रमुखी का केवल पर्चा खरीदा था। उनके साथ क्या हश्र किया ये पूरी विधानसभा जानती है। उस व्यक्ति के लिए पार्टी और सब कुछ केवल परिवार है। उसने केवल अपने परिवार को बढ़ाया, उसने समाज में किसी की तरफ एक भी बार नहीं देखा। तो जब ऐसे व्यक्ति को, जिसने हमेशा से भाजपा के खिलाफ काम किया, आम जनमानस जिसके साथ में नहीं है, जो केवल परिवारवाद और पूंजीवाद, केवल इन 2 सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हैं, यदि ऐसे व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता निराश होता है। संपूर्ण विधानसभा के कार्यकर्ताओं का मेरे ऊपर दबाव था, संपूर्ण युवाओं का, संपूर्ण बुजुर्गों का। सब लोगों ने मुझसे निवेदन किया, सब लोगों ने मुझसे आग्रह किया, सब लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया कि भैया इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ आपको उठानी होगी। तो मैं केवल उन सब की आवाज़ हूँ। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये संपूर्ण बरौली विधानसभा का निर्णय है। हेमंत भाई, आप बामोती खैर के निवासी हैं जी और लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं जी। लेकिन जिस तरीके से जो पैटर्न चल रहा है देश में, जातिवाद की राजनीति चल रही है जी। अगर वो विधायक बन जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे हैं तो वो आपके वंशजी, आपके जाति के, तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, वो भी ठाकुर समाज से ही
बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आज की तारीख में जातिवाद की राजनीति बहुत पीछे रह गई है। आज की तारीख में यदि हमें बात करनी है तो हमें युवाओं के विषय में बात करनी होगी, हमें रोजगार के विषय में बात करनी होगी। बरौली विधानसभा में मुद्दा जाति नहीं है, बरौली विधानसभा में मुद्दा है हमारे युवाओं का रोजगार। इस विधानसभा में इतना पोटेंशियल है, तीन तीन यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है, ग्लास फैक्ट्री है, बियर फैक्ट्री है, तालानगरी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर पचपैड़ा पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, साता चीनी मिल है, कासिमपुर पावर हाउस है। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे विधानसभा के युवा भाई को नौकरी करने के लिए ईएमयू शटल पकड़ के गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, वहाँ पर फैक्ट्रियों में, फरीदाबाद, इन सब जगह फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाना पड़ता है 8 से 10 हज़ार की नौकरी करने के लिए। जब यहाँ इतना पोटेंशियल है तो हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक हमारे किसी युवा भाई के लिए और इन लोगों को यहीं पर समायोजित करने के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं तो क्या कहना चाहते हैं आप, युवाओं को नौकरी देने वाली सरकार अपने दावों पर खरी उतर रही थी या नहीं? जी, सरकार खरी उतर रही थी। योगी सरकार ने अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य अवश्य किया है, लेकिन मैं इस विधानसभा की बात कर रहा हूं। इस विधानसभा में केवल और केवल युवाओं का शोषण हुआ है। युवाओं को इन लोगों ने केवल कहां तक सीमित रखा है? केवल अपने साथ खड़े होकर फोटो खिंचा लें, उसी को अपनी जय जयकार माने। यहां पर युवाओं को केवल दरी बिछाने और जिंदाबाद, केवल जिंदाबाद करने तक सीमित रख दिया है। यहां पर इनके विकास की, इनके रोजगार की बात आज तक कभी किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जी है और सत्ता में अगर दोबारा आ जाती है तो ऐसे में आप पार्टी छोड़कर एक छोटे से दल में पहुंचे हैं, क्या नुकसान तो नहीं होंगे? जी जी, सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे आदरणीय राजा भैया की पार्टी छोटी पार्टी नहीं है। हम पूरे प्रदेश में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी जीतने के बाद में, जहां तक मेरा अंदाज़ा है, शायद हमारी भाजपा के साथ में बात चल रही है, या तो चुनाव के तीसरे चौथे चरण से पहले या बाद में, हमारा जहां तक है भारतीय जनता पार्टी से ही गठबंधन होगा। विचारधारा हमारी भी भारतीय जनता पार्टी वाली ही है। विचारधारा हमारी और भारतीय जनता पार्टी की भिन्न नहीं है। हम सबका उद्देश्य राष्ट्र का विकास करना है, प्रदेश का विकास करना है। राजा भैया अक्सर विवादों के क्षेत्र में रहे हैं जी। वो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो जिससे भी नाराज हो जाते थे तो तालाब में फेंक दिया करते थे उसको, या जिस भी रोड से जाते थे उनके मन में जो भी आता था वो करते थे, मारपीट और अत्याचार, उन पर सैकड़ों मुकदमे हैं। ऐसे में क्या आप जैसे युवाओं की छवि धूमिल नहीं होगी? देखिए, माननीय राजा भैया के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं वो सारे मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं। आप कभी कुंडा जाइए, प्रतापगढ़ जाइए, आप वहाँ जाकर जब पता करेंगे तो आपको पता चलेगा वो गरीबों के सच्चे मसीहा हैं। यदि इस तरह का होगा, देखिए, गरीबों के सच्चे मसीहा हैं तभी तो उन्होंने फल वाले को मारा था, जिस पर पुलिस ने अरेस्ट किया था उन्हें। नहीं नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, वो सभी के सभी राजनीति से प्रेरित मुकदमे थे, उनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। उनके ऊपर कई आरोप लगे, लेकिन समस्त आरोपों में राज्य सरकार के द्वारा, सीबीआई के द्वारा उन्हें क्लीन चिट मिली है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा होगा, इस स्वभाव का होगा, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, तो क्या जनता वोट के द्वारा इसका जवाब नहीं देती? यदि उनका स्वभाव ऐसा होता तो 93 से लेके आज तक भैया लगातार निर्दलीय विधायक रहे और आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हारे। उनके समक्ष जितनी भी पार्टियों के कैंडिडेट लड़ते हैं, सबकी जमानत जब्त हो जाती है। ये जनता जवाब दे रही है, इसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है। हम बीजेपी के पैटर्न पे चल रहे हैं? पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं, बीजेपी के पैटर्न पे हम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है, मैंने ये कहा। राष्ट्रवादी विचारधारा है। राष्ट्रवादी विचारधारा क्या हिंदू मुस्लिम कराकर ही पैदा होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, करा के? बिल्कुल भी नहीं। हमने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करवाया। यदि आप राजा भैया की पार्टी के विषय में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, यदि आप पूर्वांचल की तरफ में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा सर्व समाज को, 36 बिरादरी को और सर्व धर्म को, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है ये। मेरा भी प्रयास यही है कि हाँ, हम सभी, जैसा कि माननीय राजा भैया का भी आदेश है कि हम सभी समाज को, सब धर्मों को अपने साथ लेके चलेंगे। आप देखें, छर्रा में हमने हमारे एक मुस्लिम भाई को टिकट दी। यदि ऐसा होता तो हम अपने मुस्लिम भाई को टिकट क्यों देते? आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव की इन बड़े दिग्गजों से मुकाबला करने में? आप तो बिल्कुल नए हैं, नए जवान हैं, पहला इलेक्शन है आपका, और वो कई बार के विधायक, मंत्री, एमएलसी, सांसद और साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी पूरी फील्डिंग लगी हुई है। आप ऐसे
कलाकारों से या बड़े नेताओं से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ में लंका पर चढ़ाई करने गए थे, तो जब लंका पे पुल बनाकर वो पार पहुंच गए लंका पर, तब रावण ने अपने गुप्तचर से पूछा कि क्या खबर लाए हो। तो उसने बोला कि भाई साहब, उसने बोला कि एक साधु सन्यासी हैं, उनके साथ में पूरी की पूरी वानर सेना है। बोला और कौन है? बोला रीछ हैं उसमें, बंदर हैं उसमें। तो रावण ने बड़े ही अहंकार से, बड़े ही घमंड से ये जवाब दिया था कि ये वानर सेना मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो जब अहंकार उस रावण का नहीं रहा, जो काल की पीठ पे बैठकर स्नान करता था, तो यह तो मनुष्य मात्र हैं। और आम जनमानस, आप इस बरौली विधानसभा में जानकर पता कीजिएगा, इस बरौली विधानसभा के सारे युवा वर्ग, सारा का सारा बुजुर्ग जन, सारी की सारी महिलाएं, सब लोगों का मनोभाव मेरे साथ है। 8 साल मैंने तपस्या करी है इस विधानसभा में, अपने युवा भाइयों के साथ में अपना पसीना बहाया है। हमारी ये वानर सेना ज़रूर फतह प्राप्त करेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्या वानर सेना से आपका आशय दलितों से है? मेरा वानर सेना से मेरे कहने का आशय है, ये वानर सेना का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसे ही किसी माननीय से कभी किसी ने पूछा था मेरे विषय में। चूंकि मेरे साथ में इस विधानसभा का समस्त युवा है, तो तब उन्होंने ये कहा था कि ये वानर सेना है, बच्चों की सेना क्या कर लेगी। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ, युवा ही परिवर्तन ला सकता है। और इस विधानसभा में इस बार इतिहास रचा जाएगा। हम 100% जीतेंगे, हम ये सीट जीतेंगे और इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को एक सशक्त सरकार देने का कार्य करेंगे। देखिए, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है मनोज भाई। मैं एक फौजी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने 35 साल बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सेवा करी है। मैंने 18 वर्ष की आयु में दिल्ली में कॉल सेंटर की नौकरी से अपना जीवन प्रारंभ किया था। वहाँ से धीरे धीरे चल के आप जैसे भाइयों के, सभी वरिष्ठ बुजुर्गजनों के और ऊपर वाले की असीम अनुकंपा से मैं आज इस स्थान तक पहुँचा हूँ। 25 वर्ष की आयु में जहाँ पर युवा सोचता है, जब करोड़पति बन जाता है, कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, इस दुनिया की कौन सी अच्छी शौक मौज करूँ, मैंने समाज सेवा की राह चुनी। मैं इस विधानसभा में इस दमनकारी परिवारवाद की राजनीति का समाप्त करने के लिए आया हूँ। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य केवल अपने सभी युवा भाइयों का स्वर्णिम भविष्य बनाना है और कुछ नहीं। आप सभी लोगों से, मेरा आप सभी बरौली विधानसभा वासियों से ये निवेदन है कि मैं अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पे आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि बरौली विधानसभा में आरी के चुनाव चिन्ह पर अपना बटन दबाकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को, श्रीमान रघुराज प्रताप सिंह जी भैया जी की पार्टी को मजबूत करें और मुझे विजयी बनाएं, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी मेहनत का फल आप सभी लोग मुझे दें। तो साथियों, ये थे हमारे साथ हेमंत सिंह चौहान, और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि हम दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और मत का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।